पेमेंट और रीबाउंड, मोबीक्विक डील। मेरे इन्वेस्टमेंट मैंडेट के पार्ट के लिए मैंने पेटीएम और एमएक्स की उसमें इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट किया। यह उनके फेमस अलीबाबा राउंड से पहले की बात है। मेरी विजय शेखर शर्मा से एक बहुत लंबी मीटिंग हुई। विजय शेखर शर्मा सचमुच बहुत शानदार फाउंडर थे और वो उस समय भी बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे वो इंसान और उनका विजन बहुत सही लगता था। हमने 197 के नोएडा वाले ऑफिस में 3 घंटे बात की, जहां उन्होंने मुझे वॉलेट स्टोरी बताई और समझाया कि कैसे उनका अल्टीमेट विजन एक डिजिटल करेंसी बिल्ड करने का है। उनके विजन को समझने के बाद मैंने वीएसएस, उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर मधुर देवड़ा, जो अब उनके सीएफओ हैं, और सिटी बैंक वाले पंकज जैन को एमएक्स के ऑफिस में मेरे बॉस संजय ऋषि के पास पिच करने के लिए बुलाया। अपॉइंट किए गए टाइम पर आकर वीएसएस ने उनके इन्वेस्टमेंट डेक को पिच किया। उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि आईसीआईसीआई बैंक और मास्टरकार्ड उनके वेंचर में पैसा लगाना चाह रहे हैं। संजय को सरप्राइज करने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रपोजल वाला मेल दिखाया। मैं भी उस वक्त वीएसएस की साइड ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उनका बिजनेस मॉडल ही फ्यूचर है। वो नेटवर्क बिल्ड करने पर काम कर रहे थे और मर्चेंट्स को एक्वायर करना एक और प्लस पॉइंट था। काफी तरीकों से एमएक्स ने जो किया था उसी तरीके से ये भी कर रहे थे, लेकिन ये एक मास स्केल पर कर रहे थे, जहां पर मोबाइल फोन एक फॉर्म फैक्टर था और यहां पर उन्हें क्रेडिट अंडरराइट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मॉडल में लोग अपना पैसा उनके वॉलेट में रख सकते थे। संजय को हालांकि क्लाइंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में विश्वास था। उस एक मीटिंग में संजय ने यह समझ लिया कि उनका बिजनेस फ्यूचर है, लेकिन प्राइवेसी वीएसएस के लिए मैटर नहीं करती, और यह उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने आईसीआईसीआई का प्रपोजल हमें दिखाया। वो डील तो पेटीएम के लिए नहीं हो पाई, लेकिन हम क्लियर थे कि फ्यूचर वॉलेट इकोसिस्टम में ही है। यह फिर हमें दूसरे सबसे बड़े मोबीक्विक प्लेयर की तरफ ले गया। एमएक्स ने मोबीक्विक के सीरीज बी राउंड में पार्टिसिपेट किया। टेक्निकली हम उस राउंड के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि हमने $2.5 मिलियन कमिट किए थे। सिकोया पहले से ही उनमें इन्वेस्टर था, और एमएक्स के $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद शैलेंद्र सिंह ने मुझसे फोन पर बात की और वो $1 मिलियन और इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। एक बड़ा सीरीज बी राउंड बिल्ड हो चुका था, जहां पर सिस्को और दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक और कंपनी जिसे मैंने इवैल्यूएट किया और उसके लिए केस बिल्ड कर रहा था, वो थी पाइन लैब्स। मेरा मानना यह था कि बड़े मर्चेंट्स को अलग अलग पॉस मशीन्स लगानी पड़ती हैं, ताकि वो बैंक द्वारा उनके कार्ड पे चार्ज किए गए लोअर कमीशन को ऑप्टिमाइज कर सकें। पाइन लैब्स ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें मल्टीपल बैंक्स को एक ही पॉस कार्ड डिवाइस के बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बैकएंड में यह रूल सेट करना पॉसिबल था जिससे ट्रांजैक्शन डायरेक्ट उस बैंक के साथ हो सकता था जिससे वो करना चाहते हैं। पाइन लैब्स के फाउंडर लोकवीर कपूर बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक आईआईटीएन जिसने पहले श्लूमबर्गर में काम किया था और फिर वापस आकर उन्होंने पाइन लैब्स की शुरुआत की। एक चीज उनके बारे में जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती थी वो ये थी कि वो एक टीम प्लेयर थे। वो सबके बारे में इतना सोचते थे कि अगर वो खुद वसंत विहार दिल्ली में रह सकते हैं तो उनकी कोर टीम भी वहां रह सकती है। लोकवीर ने हालांकि अपनी इक्विटी का ज्यादातर पार्ट डाइल्यूट कर दिया था और एक टाइम पर पाइन लैब्स के 70% स्टेक सिकोया कैपिटल के पास थे। एमएक्स में जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट था, उसके अलावा मैंने उनकी बैलेंस शीट को भी अच्छे से पढ़ा। मुझे पता चला कि एमएक्स ने 12% इंटरेस्ट रेट पर आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट लाइन ली थी। इसके बाद मैंने स्नैपडील जैसे स्टार्टअप्स को अप्रोच करना शुरू किया, जो उस समय सॉफ्ट बैंक से बहुत ज्यादा पैसा उठा रहे थे। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वो अपना ट्रेजरी मनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कॉरपोरेशन में रखें, जहां पर उन्हें 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और यह करने से एमएक्स की 3% कॉस्ट कम हो गई। यह मेरे मैंडेट का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता तो कुछ वैल्यूएबल जरूर करता। एक और बड़ी सीख जो मैंने एमएक्स में काम करके सीखी थी वो ये थी कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एमएक्स ने अपना पूरा बैंकिंग बिजनेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड को 2008 में बेच दिया था।
उन्हें पता नहीं था कि यह करने से उनका इंडियन बैंकिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा और इंडिया में सिर्फ वही बैंक्स क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। फिर एमएक्स आरबीआई के साथ एक स्टेलमेट पर पहुंचा, जहां आरबीआई क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। फिर एमएक्स ने अपने मास्टर नेगोशिएटर एक जाट टेक्सन को भेजा। वो आरबीआई के ऑफिस में गया और उसने आरबीआई से कहा कि उन्हें ये सब चीजें लागू करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे 15,000 जॉब्स के, जब एमएक्स इंडिया से पैकअप करके वापस चला जाएगा। एमएक्स के पास आज बहुत ही यूनिक बैंकिंग लाइसेंस है, जहां वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते और उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक लेसन जो मैंने वहां पर सीखा वो ये था कि हर चीज पॉसिबल है अगर आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट करते रहें तो। यह चीज बाद में मेरे बहुत काम आई जब मैंने भारत पे के टाइम आरबीआई से पीएमसी बैंक खरीदा था। ग्रोफर्स पिच डेक। उस समय मैं मोबीक्विक की डील क्लोज कर रहा था और तब मैं मेरे एक आईआईटी दिल्ली के बैचमेट अलबिंदर सिंह ढींढसा से मिला। उस समय उसने जोमैटो को छोड़ दिया था और बस ग्रोफर्स को सेटअप किया ही था। मुझे उसके बिजनेस का नाम बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो मेरे लास्ट नेम की तरह साउंड करता था और उस नाम के बारे में मैं और जानना चाहता था। अलबिंदर ने समझाया कि ये मुंडू के लिए एक स्लैंग है, एक आदमी जो छोटे मोटे कामों में मदद कर सके। उस समय वो मर्चेंट्स को यह समझाने में लगे हुए थे कि वो अपने खुद के डिलीवरी बॉयज यूज ना करें और वो ग्रोफर की रियल टाइम डिलीवरी सर्विस का यूज करें जो उनके ऐप पर अवेलेबल थी, जहां पर उनको पर डिलीवरी के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इस समय तक मैंने माधुरी को उसके खुद के फर्निशिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए कन्विंस कर लिया था। हमने हमारे घर के बेसमेंट में ही एक छोटा सा स्टूडियो बनाकर सेटअप किया था। अलबिंदर का ऐप उसके बिजनेस में काम आ रहा था और वो ग्रोफर्स के B2B डिलीवरी सर्विस के कुछ पहले कस्टमर्स में से एक थी। जनवरी 2015 में अलबिंदर फिर मेरे पास आया। उस समय तक वो काफी महीने सर्विस चला चुका था और उसने सिकोया से सीड राउंड में $0.5 मिलियन रेज कर लिए थे। इस बार वो चाहता था कि मैं उसको एक फॉर्मल पिच डेक बनाने में मदद करूं, जिससे वो ग्रोफर्स की कंज्यूमर फेसिंग ग्रोसरी डिलीवरी के बिजनेस को पिच कर सके और फंड्स रेज कर सके। मैंने बहुत सारे पिच डेक पर काम किया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए हां कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोफर्स का पिच डेक एमएक्स के ऑफिस में ही बना था। रात के 9 बजे तक मेरा दिन का काम खत्म हो जाता था। फिर अलबिंदर एमएक्स के ऑफिस आता और हम वहां पर मीटिंग रूम में बैठकर पिच डेक के ऊपर काम करते। मैंने उसे कुछ वीसी से भी कनेक्ट किया और हमने सीरीज ए में $10 मिलियन रेज कर लिए। पैसा रेज कर लेने के बाद अलबिंदर ने मुझे थैंक यू बोलने के लिए एक मीटिंग में बुलाया, जिस मीटिंग में उनका प्रपोजल था कि तुम ग्रोफर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। मैं अभी तक एंटरप्रेन्योरियल स्पेस को अच्छे से देख चुका था और मैं ये देख रहा था कि ज्यादातर फाउंडर्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेरे जैसे ही थे। कुछ फाउंडर्स ने तो मुझसे भी कम काम किया था और उसका मतलब यह था कि उनके पास सेफ्टी के लिए कम पैसा था, फिर भी वो मेहनत कर रहे थे और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। उस समय मैं एमएक्स में साल के 80 लाख रुपए की सैलरी ले रहा था। अलबिंदर ने कहा कि ग्रोफर्स के शुरुआती दिन है, इसलिए वो इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो 40 लाख की फिक्स सैलरी और बचे हुए 40 लाख के बैलेंस के लिए ईसॉप इशू कर देंगे। उस टाइम ये सब कुछ $35 मिलियन की पोस्ट मनी वैल्यूएशन थी। मैं अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से डिसीजन लेता हूं और मुझे लोगों पर विश्वास भी जल्दी हो जाता है। और तो और ये तो मेरा बैचमेट था। और फिर मैंने अलबिंदर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस समय फ्लिपकार्ट $8 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर चुका था और मैंने अलबिंदर से उस समय कहा कि अगर मैं ग्रोफर्स की वैल्यूएशन को $8 बिलियन तक लेकर चला गया तो मेरे पास कम से कम 100 करोड़ तो होने चाहिए। अगर मैं उस समय की बात करूं, 100 करोड़ तो सबसे बड़ा नंबर था जो मैं उस वक्त सोच सकता था। अलबिंदर ने मेरी बात मान ली और हमने प्रॉमिस करते हुए हाथ मिलाया। बस फिर मैं स्टार्टअप की दुनिया में घुस गया। जब मेरे बॉस संजय ऋषि ने मेरे डिसीजन के बारे में सुना तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से एमएक्स जैसी बड़ी कंपनी में स्टेबिलिटी छोड़कर एक नई कंपनी में जाना ठीक नहीं था, जो एक छोटे से वेयरहाउस में चल रही हो
और उसका स्टाफ भी कुल मिलाकर 10 से 15 लोग हों। हालांकि मैंने ठान ली थी एमेक्स को वापस जरूरत पड़ने पर कभी भी ज्वाइन करने के ऑफर के साथ मैंने अपने कॉर्पोरेट ईयर्स को अलविदा कह दिया।